बच्चों सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। देखो बच्चों, प्लीज लुक एट द बोर्ड। बोर्ड पर देखो बच्चों, आपको जो आज पोएम पढ़ाएंगे उसका नाम क्या है? द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री। तो बच्चों पिछली जो क्लास है उसमें मैंने आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था। क्या है इनिस्फ्री? तो बच्चों इनिस्फ्री इज द नेम ऑफ ए प्लेस। इनिस्फ्री एक ऐसी जगह का नाम है वेयर द पोएट स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज, यानी अपने जो बचपन के दिन हैं, तो बच्चों अपने बचपन के अधिकांश दिन जो है इस लेखक ने कहाँ बिताए? इनिस्फ्री नाम की जगह पर बिताए। इनिस्फ्री कैसी जगह है? ये बच्चों एक टापू है। इनिस्फ्री बच्चों क्या है कि झील के अंदर एक टापू है, चारों तरफ पानी की लहरें उठती हैं और दोपहर जो है वो किसी जामुन की तरह है। दोपहर जो है बच्चों वो किसी जामुन की तरह है। गुलाब जामुन होता है ना, इन द सेम वे, माने ठीक उसी प्रकार से है। वहां की दोपहर किसी जामुन की तरह तपती है और शाम के समय बच्चों पूरा आकाश जो है वो पक्षियों के पंखों के फड़फड़ाने के रव, माने परपर के रव से पूरा आकाश ध्वनित होने लगता है और पूरा आकाश जो छप जाता है पक्षियों के पंखों से। कलरव की सरगम चतुर्दिक सुनाई पड़ती है और आधी रात को मध्यम प्रकाश, माने फेंट लाइट, माने जो है मध्यम उजाला, मध्यम उजास आधी रात को वहां होता है। इस प्रकार इन द लैप ऑफ द नेचर, माने प्रकृति की नेचर में, प्रकृति की जो है बच्चों गोद में बसा हुआ है यह इनिस्फ्री नाम का टापू। ऐसा लगता है झील की गोद में कोई बालक हो, ऐसा लगता है मानो झील की गोद में कोई बालक हो। तो इस तरीके से बच्चों हिंदी में पढ़ते हो आप, अज्ञे की कविता पढ़ने को मिलेगी। हम नदी के द्वीप हैं, तो हम तो नदी के द्वीप हैं, तो हम नहीं कहते कि स्रोत स्विनी बह जाए, माँ है वह हमारी, वह हमको ढालती है, बनाती है, काटती है। इस तरीके की कविता भी आपको पढ़ने को मिलेगी। तो बच्चों उस कविता के भी क्या है कि थोड़े गहरे मीनिंग है। सुन तो लगता है यार ये कोई कविता है, लेकिन वो कविता है, बेशक कविता है। ये जो कविता है बच्चों जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लिरिक। कविता में बच्चों क्या होता है, कविता भी अलग अलग प्रकार की होती है। कैसे? जैसे मान लो कविता अलग अलग प्रकार की होती है बच्चों, जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो प्रबंध रचनाएं। प्रबंध रचना क्या होती है? किसी कहानी के ऊपर आधारित होती है। किसी कहानी को कथानक का आधार बनाया जाता है एंड द पोएम इज कंपोज्ड ऑन द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी। तो बच्चों इस प्रकार की जो कहानी परक कविता होती है, उस कहानी परक कविता को इतिवृत्तात्मक कविता कहते हैं। अंग्रेजी में बच्चों से कहते हैं बेलड। क्या होता है? बेलड। समझ गए? ये जो बेलड है बच्चों, इसे हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आप इसको गाथा गीत कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको? हिंदी में आप इसको गाथा गीत कह सकते हो। तो बेलड इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। अर्थात बच्चों जो पोएट्री होती है, जो कविता होती है, उस कविता या काव्य की जो अनेक फॉर्म्स होती है उनमें से एक फॉर्म कहते हैं बेलड। बेलड का मतलब क्या बताया बच्चों? बेलड यानी बताया आपको गाथा गीत। क्लियर हो गया है? अब बच्चों जैसे बेलड आपने देखा, और जो बड़ी कविता होती है तो उसको आप कहते हैं एपिक। हिंदी में बोले तो आप क्या बोलोगे उसको? महाकाव्य। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया? महाकाव्य हो गया, एपिक। अब क्या होता है बच्चों? एक होता है लिरिक, ये नगमा होता है। ठीक है? तो एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। ये जो नगमा शब्द है बच्चों, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रगीत, इस प्रगीत को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं लिरिक। आप जानते हो जब भी कोई मूवी आप देखते हैं तो उसमें एक्टर्स के नाम आते हैं शुरू में जब मूवी चलती है तो, और लिखा रहता है लिरिक्स बाय आनंद बख्शी। लिरिक्स बाय आनंद बख्शी का मतलब आनंद बख्शी ने के गीत हैं, उसमें जो गीत जो हैं जो आप सुनते हो और बच्चों को गाता आपको कौन दिखाई देता? आपको तो राजेश खन्ना डांस करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस गीत को लिखा किसने है, गाया किसने है और फिल्माया किसने है, ये बातें हैं। आपको तो सिर्फ वो राजेश खन्ना दिखाई देता, वो राजेश खन्ना नहीं लिखा, वो गीत लिखने वाला आनंद बख्शी था, उसको गाने वाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल था।
और उसको फिल्माने वाला वो था और उसको सुनने वाले आप हैं। तो आप तो असली जो गीतकार है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो बच्चों लिरिक जो व्यक्ति लिखता है उसको आप कहते हैं लिरिसिस्ट। क्या बोलते हैं जरा बताओ? ये कहलाता है बच्चों लिरिसिस्ट। ठीक है। आप जो है कई गीत, कई कोई मूवी देखते हैं तो शुरू में लिखा रहता है लिरिक्स बाई नीरज। नीरज कौन है? गोपाल दास नीरज। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। इस तरीके के नगमे जो है कि इन्होंने लिखे, हिंदी के महान साहित्यकार श्री गोपाल दास नीरज ने लिखे। तो वो जो लिरिक है, कारवां गुजर गया और गुवार देखते रहे, उसी तरीके से लिरिक्स बाई राजेंद्र किशन, उसी तरीके से लिरिक्स बाई मजरू सुल्तानपुरी। तो इस तरीके से बच्चों जो गीतकार होता है उसको आप लिरिसिस्ट कहते हैं। और जो गीत होते हैं तो गीत प्रेम के हो सकते हैं बच्चों, गीत युद्ध के हो सकते हैं। मतलब जो प्रगीत, अर्थात मेरा प्रगीत से मेरा मतलब है दैट कैन बी संग। क्या बच्चों? दैट कैन बी संग। आ गया समझ में? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ लिरिक एक ऐसी कविता को कहा जाता है जिसको गाया जा सकता है। जैसे हम नदी के द्वीप हैं, इसको गाया नहीं जा सकता है, ये गाय की लिरिक हुई। पर बच्चों लिरिक वह होती है जिसको गाया जा सकता है। जैसे आप हिंदी में बहुत सारी कविताएं पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा दिखा रही है, अनादि तेरी अनंत माया ये जगत की लीला बता रही है। ये लिरिक का उदाहरण है, ये प्रगीत का उदाहरण है। तो आप बच्चों समझे आप लिरिक। तो ये जो कविता मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये लिरिक। एक बात और है, एक होती है जो प्रोज पोयम। ध्यान देना, ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। प्रोज पोयम को हिंदी में बोलते हैं गद्य गीत। क्या बोलते हैं बच्चों? जैसे अभी बताया था आपको मैंने, वो कौन सा वाला नदी के द्वीप, वो गद्य गीत है। अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि उठा के पढ़ते हैं बच्चों, तो ये मान के चलो कि हमारा जो भारत का साहित्य है उसमें रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है उसको गद्य गीतों का सर्वश्रेष्ठ और पहला उदाहरण माना जाता है। यानी इधर हमारे भारत में जो नया साहित्य है उसमें अगर गद्य गीत का किसी ने प्रवर्तन किया तो वो प्रवर्तन किन्होंने किया? श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, बंगला भाषा के माध्यम से किया। और उनकी पूरी गीतांजलि को किसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है? उनकी पूरी गीतांजलि को गद्य गीत का उदाहरण माना जा सकता है। ये तो बच्चों मतलब मैंने आपसे बातें की किसके बारे में? अबाउट द फॉर्म ऑफ पोएट्री, अर्थात मैंने जो कविता की शैलियां उनके बारे में बात की। अब कविताएं अलग अलग प्रकार की होती है। 14 लाइनों में जो कविता लिखोगे दैट्स व्हाट यू कॉल सोनेट। यदि आप 14 लाइन में कोई कविता लिखते हो तो बच्चों उसे हिंदी में चतुष्पदी और अंग्रेजी में उसे सोनेट कहते हैं। हिंदी का एक बहुत बड़ा कवि है बच्चों त्रिलोचन। नाम सुना या नहीं सुना आपने? नहीं सुना तब सुन लो। ये बच्चों हिंदी का ये जो त्रिलोचन है इसको हिंदी साहित्य में सोनेट लिखने के अंदर ये सिद्धहस्त कवि माना जाता है। जैसे आप जानते हो कुंडलियां, कौन? गिरधर कवि राय। दोहे किसके मशहूर हैं? बिहारी बाबा की मशहूर हैं। चौपाइयां वगैरह किनकी मशहूर है? वो तुलसी बाबा की मशहूर है। उसी तरीके से बच्चों मुक्त छंद होता है जो केंचुआ छंद या रबड़ छंद कहते हैं, तो दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फर्स्ट ऑफ ऑल इन हिंदी लिटरेचर। अंग्रेजी की तर्ज के ऊपर उन्होंने हिंदी के अंदर एक नया छंद जिसे कहते हैं मुक्त छंद। मुक्त छंद का मतलब होता है कोई छंद नहीं, वही मुक्त छंद होता है। इसी तरीके से हिंदी में जिस व्यक्ति का मैंने नाम लिखा बच्चों त्रिलोचन, इन्होंने अंग्रेजी साहित्य विधा के आधार पर हिंदी में पहली बार सोनेट लेखन का सूत्रपात किया है। हिंदी के सबसे बेहतरीन सोनेट लेखक जो है ये माने जाते हैं। रूबाइयां बच्चों डॉक्टर हरिवंश बच्चन ने लिखी। एनीहाउ, अब मैं आपकी मुद्दे की बात करता हूं कि जो सोनेट होता है वो कितने 14 लाइनों की कविता को सोनेट कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपने बातें की किसके बारे में? अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री की जो अलग अलग रूप हैं। एक होता है बच्चों शोक गीत। क्या होता है? जिसको आप क्या बोलते हो? जैसे बच्चों आप कहते हो एलिजी। क्या बोलते हैं? ये एलिजी है। तो ये एलिजी बच्चों शोक गीत होता है। हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है सरोज स्मृति, जिसको हिंदी साहित्य का नहीं बल्कि विश्व साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत का गौरव प्राप्त है। सरोज स्मृति रिटन बाय पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन हिंदी। अब बच्चों अंग्रेजी में तो बहुत सारे आप एलिजी पढ़ोगे। एलिजी इन द कंट्री, इन द चर्चयार्ड ऑफ ए कंट्री साइड, ये बड़ी मशहूर है, विलियम ब्लेक की है। एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए डॉग, एक कुत्ते की मौत के ऊपर लिखी गई एलिजी। तो एलिजी का मतलब बच्चों जब आपका कोई नियर या डियर आपका साथ छोड़ के चला जाता है और आप इसके ऊपर क्या लिखते हो? शोक गीत लिखते हो। जैसे मित्रषण गुप्त ने लिखा जयशंकर जयशंकर कहते हम जब भी काशी जाएंगे। तो श्री जयशंकर प्रसाद को याद करके उनके वियोग में उन्होंने एक गीत लिखा, मतलब उनको उनकी शोक को प्रकट करने के लिए गीत लिखा। तो वो क्या हो गया? वो एक शोक गीत हो गया। एक बच्चों एक गीत होता ओड। ये भी जानो क्या होता है ओड? इसे हिंदी में कहा जाता है संबोधि गीत। क्या कहा जाता है बच्चों इसे हिंदी में?
इसे हिंदी में संबोधि गीत कहा जाता है। तो बच्चों इसमें किसी को संबोधन करके लिखा जाता है, जैसे ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो। तो यहाँ आप क्या है बच्चों, जाते हुए लम्हों को संबोधित कर रहे हो। अंग्रेजी में एक पोयम है जिसका नाम है डेफोडिल्स। डेफोडिल्स नाम की कविता में कवि डेफोडिल्स को एड्रेस करते हुए कहता है कि डेफोडिल्स जरा ठहरो, शाम की जो है सांध्य वंदन या जो सांध्य गीत है वो मैं गा लूं, शाम की प्रार्थना कर लूं। आफ्टर दैट आई विल आल्सो अकंपनी यू, उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि तुम जितने क्षण भंगुर हो मेरा जीवन भी उतना ही क्षण भंगुर है, और तुम कुछ समय के लिए खिलते हो, ये मानव जीवन भी कुछ समय के लिए खिलता है। तो बच्चों इस तरीके की बातें हैं। अब बच्चों आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोयम। दिस वेल नोन पोयम एक्सप्लोर्स द पोएट्स। ये हो गया था, ये बच्चों इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको। आई विल अराइज एंड गो नाउ, बल्कि पहला पैराग्राफ भी आपका हो गया था बच्चों में। दूसरा वाला जो स्टेंजा है, इसको पैराग्राफ नहीं कह सकते हैं, पोएट्री के अंदर जो होता है दैट्स व्हाट यू कॉल स्टेंजा, और अगर प्रोज में है तो आप उसको कहते हैं पैरा या पैराग्राफ। क्लियर हो गया है? तो बच्चों पहली वाली पंक्ति तो आपकी हो गई थी, आई विल अराइज एंड गो नाउ, अर्थात अब मैं उठकर जाऊंगा, अब मैं उठकर जाऊंगा, या अब मैं उठकर चलता हूं कहां, एंड गो टू इनिस्फ्री। आई विल राइज एंड गो नाउ का मतलब होता है बच्चों अब मैं उठकर चलता हूं, या अब मैं उठकर जाऊंगा, कहां जाऊंगा, एंड गो टू इनिस्फ्री, अर्थात सीधे इनिस्फ्री की ओर। अब मैं उठकर चलता हूं सीधे इनिस्फ्री की ओर, अर्थात अब मैं यहां से उठूंगा। आई विल अराइज, आई विल स्टैंड अप, अब मैं यहां से उठूंगा। ये शहर का जीवन, ये भौतिकवादी जीवन में बहुत बोर हो गया हूं बच्चों। एक विलियम वर्ड्सवर्थ की बड़ी मशहूर कविता है, कविता का नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। उस कविता का प्रतिपाद्य और इस कविता का प्रतिपाद्य, आई मीन द सेंट्रल आइडिया ऑफ दैट पोयम एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम कैन बी कंपेयर्ड, उसको कंपेयर किया जा सकता है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यानी हम बहुत भौतिकवादी हो गए हैं। आज का मनुष्य बच्चों इतना पत्थर दिल हो गया है कि वो शहर में रहता है, वो धुआं देखता है, वो प्रदूषण देखता है, वो क्या करता है, वो पैसे के पीछे भागते हुए मनुष्यों को देखता है। आज के इंसान के जज्बात मर गए हैं। आज हमारे पास फूलों की तारीफ करने के लिए संवेदनाएं नहीं है। आज नदी के कलकल में जो सरगम जो संगीत होती है उसको सुनने के लिए बच्चों हमारे पास में क्या अनुभूति नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि समंदर के अंदर लहर उठती है, किनारे से टकराती है, वापस चली जाती है, एक अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि करती है वह, परंतु सौंदर्य को देखने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए हमने अपनी संवेदना, अपने जज्बात खो दिए हैं। हम बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं, हम पैसे की मशीनें हो गए हैं, हमारे जज्बात खत्म हो गए हैं, हमारे इमोशन खत्म हो गए हैं। वही बात उस कविता में है, वही बात इस कविता में कहता है, मैं शहर की आपाधापी भरी जिंदगी से क्या हो गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं, मैं ऊब गया हूं। और जाऊंगा कैसे, जैसे भगवान रामचंद्र गए थे पंचवटी में और बच्चों वहां रहते थे आराम से, कोई टेंशन नहीं थी। तो इस प्रकार फिर बीच में टेंशन आ भी गई थी। तो टेंशन तो बच्चों को भी आ भी जाती है, लेकिन जब तक जिंदगी तक टेंशन रहेगी, और जब जिंदगी खत्म हो जाएगी तो टेंशन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। यानी जिंदगी और टेंशन एक ही चीज है। एनी हाउ, तो आई विल राइज एंड गो नाउ, इसका मतलब यह है कि अब मैं उठूंगा और जाऊंगा। प्रश्न यह है कि मैं उठूंगा और कहां जाऊंगा, एंड गो टू इनिस्फ्री, आई विल डायरेक्टली रीच इनिस्फ्री, अर्थात मैं इस जगह को छोड़ूंगा और सीधे इनिस्फ्री पहुंचूंगा, जहां मैंने बचपन के दिन बिताए, जहां मैंने मस्ती के दिन बिताए, जहां मैंने निर्विकार और निर्दोषितापूर्ण जीवन बिताए। क्योंकि बच्चा जो है वो भगवान का रूप होता है। बच्चे में क्या नहीं होता, छल नहीं होता, पाखंड नहीं होता, द्वेष नहीं होता। ये सब किसमें होता है, ये हम में होता है, अर्थात बड़ों में होता है। और उस बच्चे के अंदर ये इस प्रकार के, बच्चा तो भगवान है, फिर धीरे धीरे उसको संस्कारहीन कौन बनाता है, उसको संस्कारहीन बच्चों हम बनाते हैं, है ना, ये दुनिया बनाती है। तो अगर वो नहीं बने तो फिर इस दुनिया के साथ मिलके जिए कैसे। एनी हाउ, तो वो कहता है कि अब तो मैं उठूंगा और सीधे इनिस्फ्री, अर्थात बचपन की वो जगह जहां मैंने बचपन के दिन बिताए थे, मस्ती के दिन बिताए थे, प्रकृति की गोद में बसा हुआ इनिस्फ्री, आई विल गो देयर एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर एंड आई विल मेक ए स्मॉल चैम्बर देयर आउट ऑफ, ठीक है बच्चों, आउट ऑफ ग्रास। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हो हम गांव में क्या करते हैं बच्चों, एक झोंपड़ी बनाते हैं। अब बताओ आपको झोंपड़ी बनानी है, जरा सोचो आपको झोंपड़ी बनाने के लिए क्या क्या कच्चा माल चाहिए। सबसे पहले बच्चों आपको पानी चाहिए। पानी, पानी क्या होती है, पानी बच्चों वो होती है, समझ गए ना आप, अपने जो कूचे होते हैं उन कूचों को काटते हैं और काट करके हम उससे क्या बनाते हैं, वो पानी सुखाते हैं। तो बच्चों पानी चाहिए। पानी से जब आपका छपरा बनेगा तो उस छप्पर के ऊपर रखने के लिए खींप चाहिए, क्योंकि वरना तो बारिश के अंदर क्या होगा, पानी छुएगा। और उस पानी को क्या करना पड़ेगा कि उसका छप्पर बनाने के लिए आपको मूंज के जोड़ चाहिए। उन मूंज के जोड़ों से आप क्या करोगे, वो बनाओगे, समझ गए, वो बनाओगे।
और बच्चों क्या चाहिए, आपको एक बड़ी अंडा चाहिए, आपको कुछ थोड़ियां चाहिए। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक प्रणकुटी बनाएंगे और उस प्रणकुटी के अंदर कच्चा आंगन चाहिए और उसको क्या गाय के गोबर या भैंस के गोबर से आप क्या करोगे, गाय गोबर से बनाओगे, लिपोगे, पोतोगे। एनी तो एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर का मतलब मैं वहां क्या करूंगा, एक छोटी सी केबिन अर्थात छोटी सी प्रणकुटी बनाऊंगा ऑफ क्ले दैट शैल बी मेड ऑफ क्ले, अर्थात वो बनेगी किससे, वो चिकनी मिट्टी, वो काली मिट्टी से बनेगी। अपनी नाडी होती है तो नाडी में बच्चों क्या करते हैं, अपन काली मिट्टी लाते हैं। काली मिट्टी से हम क्या करते हैं, बचपन में आप जानते हो ऊंट बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं। तो वो वाली काली मिट्टी जिसके अंदर क्या होती है, सीमेंट की जैसी पकड़ होती है, उसके अंदर एक गजब की जो है पकड़ होती है। इस प्रकार की क्ले माने काली मिट्टी। वेटल्स, वेटल्स क्या होते हैं, वेटल यानी होता है बच्चों सरकंडे। सरकंडे का मतलब पानी, पानी का मतलब खींप, ये खींप पानी, ये जो पूड़े हैं, इन सब से मिलकर के हम क्या करेंगे, एक छप्पर बनाएंगे, एक छप्पर बनाएंगे। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, अर्थात मैं वहां क्या करूंगा, 9 लाइन्स ऑफ बीन विल आई हैव देयर। इसका मतलब कवि ये कहता है कि मैं वहां पर सेम की फलियों की 9 कतारें लगाऊंगा। जैसे बच्चों आपने मूंगफली का खेत देखा होगा तो बीच के अंदर जो मूंगफली होती है और उसके किनारे किनारे पर हम क्या करते हैं, जो गुआर की फड़ी है वो लगा देते हैं। अरहर, अरहर से मेरा मतलब अरहर, तो अरहर की हम क्या करते हैं, एक पंक्ति या एक कतार लगा देते हैं। तो कवि ये कहता है कि मैं जो सेम की फलियां हैं उसकी 9 कतारें बनाऊंगा। एंड हाइव फॉर द हनी बी, और मैं क्या करूंगा, हनी बी का मतलब यह है बच्चों, मधुमक्खियों का एक छाता जो है लगाऊंगा और अपनी आवश्यकता भर उससे मैं ताजा शहद पाऊंगा। एंड लिव लोन इन द, और मैं निवास करूंगा अकेला, कहां पर, इन द बी लाउड ग्लेड। बी लाउड ग्लेड का मतलब बी लाउड का मतलब क्या होता है, मधुमक्खियों की भिन भिनाहट से गूंजता हुआ, मधुमक्खियों की भिन भिनाहट से गूंजते हुए जंगल के उस खुले स्थान अर्थात उस जन स्थान, जंगल के उस खुले स्थान अर्थात उस जन स्थान में कौन रहेगा, वहां बच्चों मैं अकेला रहूंगा, वह मेरे एक अकेले व्यक्ति की सत्ता होगी। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। हाँ, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि पहला जो है स्टेंजा वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेंजा ध्यान सुनना। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर का मतलब यह है बच्चों, हैव का मतलब तो जानते हो, जैसे बच्चों हैव यानी क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि वी शैल हैव लंच देयर, अर्थात हम वहां क्या करेंगे, यहां से हम जाएंगे, वहां पहुंचेंगे और रास्ते में फला फला जगह होगी, तो वी शैल हैव लंच देयर का मतलब हम वहां पर लंच खाएंगे या ग्रहण करेंगे। तो ये जो हेव वर्ब है बच्चों, ये बड़ी निराली है। इसका मतलब होता है ये हेव शब्द, यहां पर्टिकुलर इस पंक्ति में इसका मतलब है एंड आई शेल अटेन, एंड आई शेल अटेन पीस देयर, और बच्चों वहां पर मैं किसको प्राप्त करूंगा, वहां मेरे कालजे को क्या मिलेगी, वहां मेरे कालजे को सुकून मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये कहना चाहता है कि देख ली ख्वाब की हर गली, लेकिन मेरे दिल को मिला न कहीं सुकून। तो इसने ख्वाब की हर गली देख ली है लेकिन इसको सुकून नहीं मिला है। सुकून चाहिए इसे, रिलैक्स चाहिए इसे, मन की शांति चाहिए इसे। अब मन की शांति तो बच्चों आपको पता है इन कारों के पीछे, इन ट्रकों के पीछे नहीं मिलेगी, इन वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में मन की शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति तो कहां मिलेगी, प्रकृति की गोद में मिलेगी। तो ये कहता है कि एंड आई विल अटेन पीस देयर, ये कहता है कि देयर अर्थात वहां, देयर यानी क्या होता है वहां, आई विल अटेन पीस अर्थात वहां मुझे मिलेगी, मेरे मन को शांति मिलेगी, वहां मेरे इस दिल को सुकून मिलेगा। सुकून ही तो चाहिए, संतोषी सदा सुखी, संतोषी व्यक्ति सदा सुखी होता है। ये सेटिस्फैक्शन जो होता है यही बच्चों पीस कहलाती है। सेटिस्फैक्शन और पीस एक ही बात है। मुझे संतुष्टि मिलेगी,
मेरे मन को शांति मिले। कहते हैं मंदिर में क्यों जाते हैं, मंदिर में जाने की जरूरत क्या है। तो कई लोग हमारे जो दूसरे धर्म के होते हैं मंदिरों की पूजा करना तो बुरी बात है, तो मूर्तियां मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों आप इस बात को जानते हो जी, जब भी आपका मन दुखी होता है, आप मन में मंदिर में जाके बैठते हैं, ईश्वर की उस पत्थर की मूर्ति के सामने जब आप बैठते हैं और तब आपके मन को जो शांति प्राप्त होती है, वो ये मुंह बोलते इंसान नहीं दे पाते। मैं इतनी बातें कह रहा हूं, लेकिन मेरी बातों से आपको उतनी शांति नहीं मिलेगी जितनी शांति उस मूक मूर्ति के सामने बैठने से मिलती है। तो हमें किसकी जरूरत है, हमें बच्चों शांति की जरूरत है, हमें क्रांति की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये कहता है एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, और वहां मिलेगा मुझे सुकून का एक टुकड़ा। एंड आई विल अटेन अ पीस ऑफ पीस देयर, अर्थात मुझे वहां मिलेगा सुकून का एक टुकड़ा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि हम जानते हैं ये फॉर है ना बच्चों, इसका मतलब कभी कभी बिकॉज भी क्या होता है, बिकॉज वी वेरी वेल नो दैट, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं। शाम जब आती है बच्चों तो बताओ एक साथ ही आ जाती है, धीरे धीरे आती है। शिक्षा मनोविज्ञान कहती है कि किशोरावस्था के जो परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे नहीं एक साथ आते हैं। जैसे कोई कली चटकती है या कोई फली फूटती है, चटक, इन द सेम वे किशोरावस्था के परिवर्तन क्या होते हैं, आकस्मिक होते हैं। स्टैनले हॉल ऐसा कहता है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि बच्चों शाम जब आती है तो ऐसे चटक से नहीं आती, धीरे धीरे रंग लुटाती आई प्यारी सांझ सुहानी। रवि का रथ पश्चिम में आया, लाल हुआ झीलों का पानी, धीरे धीरे रंग लुटाती आई प्यारी सांझ सुहानी। दिनकर कहता है, निराला कहता है क्या, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तो कवि ये कहता है बच्चों कि ये जो पीस है ना, इट कम्स डाउन, अर्थात ये शांति बच्चों आकाश से नीचे उतरती है धीरे धीरे धीरे। कैसे, जरा देखना। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉप यानी क्या होता, कम डाउन। फॉर पीस, बिकॉज पीस डिसेंड्स, ये शब्द है बच्चों। ड्रॉप की जगह आप ये लिख सकते हो क्या, बिकॉज पीस ऑलवेज डिसेंड्स स्लोली। क्यों जी बच्चों, ये जो सुकून के टुकड़े हैं ये आसमान से आते हैं धीरे धीरे से, नहीं जो गड़े पड़ते हैं दरादर दरादर, और हमारी टैट को, हमारे सर को क्या कर देते हैं, हमारे सर को बच्चों पोला कर देते हैं। तो जो गड़े गिरते हैं उसकी तरह ये शांति घातक नहीं होती है। ये शांति के टुकड़े तो क्या होते हैं बच्चों, सुकून के टुकड़े आसमान से धीरे 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 नीचे उतरते हैं, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। और बच्चों ये कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं, तो बताया गया है कि ये जो सुकून के टुकड़े हैं बच्चों, ये ड्रॉप्स फ्रॉम द व्हील ऑफ मॉर्निंग। जरा ध्यान दो बच्चों, क्या होता है व्हील ऑफ मॉर्निंग। ये बच्चों जो शब्द है व्हील ऑफ मॉर्निंग, तो व्हील को हिंदी में कहा जाता है अवगुंठन। ये शब्द आपने नहीं सुना होगा, गारंटी के साथ नहीं सुना होगा। तो इसका मतलब बच्चों फिर भी ये नहीं सुना होगा, फिर आपको बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि आपको अगर हिंदी नहीं आएगी तो अंग्रेजी क्या खा गएगी। अवगुंठन माने घूंघट होता है, ये हिंदी है अंग्रेजी नहीं है, ध्यान से सुन लेना। अवगुंठन शब्द का मतलब होता है घूंघट, और ये हमारे जो उर्दू वाले भाई हैं ये इसको कहते हैं चिलमन। क्या कहते हैं, ये जो चिलमन है हमारी। तो यहां बच्चों ये बताया गया है कि सुबह की चिलमन माने सुबह का अवगुंठन या जो सुबह का घूंघट है, उस सुबह के घूंघट से शुरू होता है कौन, ये शांति या सुकून का टुकड़ा। और कब तक चलता है बच्चों, उस जगह तक चलता है जहां पर झिंगुर गाता है, जहां पर बच्चों क्रिकेट गाता है। अब प्रश्न क्या है, ये कहना क्या चाहता है, बात यह है बच्चों, यही तो व्यंजना शब्द शक्ति है। क्योंकि रामचरितमानस में जब ये कहा जाता है क्या कि सीता हरण की बात जनी कयू पिता संजाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन आई। हे जटायु, सीता हरण की बात को जाके मेरे पिता दशरथ को मत बताना, क्योंकि यदि मैं राम ही हूं तो रावण से परिवार अपनी बात जाकर के स्वयं अपनी कहानी अपनी जबानी कहेगा। भावार्थ यह है कि मैं रावण को से परिवार मार डालूंगा। उसी प्रकार से इस पंक्ति में बच्चों ये कहता है कि सुकून का टुकड़ा गिरना शुरू होता है सुबह की चिलमन में से, और कब तक गिरता है, कहां तक गिरता है, जहां तक झिंगुर गाता है। ये क्रिकेट शब्द जो है बच्चों, इसका मतलब तो आप वो जानते हो कौन सा, हरे घास के मैदान में ले धमाधम दे धमाधम, वो क्रिकेट तो अपनी जगह है, एक क्रिकेट और है। ये बच्चों एक पक्षी की वो एक समझ गए आप, ये झिंगुर जानते हो, रात में बारिश का टाइम होता है, टू 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 जो बोलते ही रहते हैं, झिंगुर कहते हैं। अब बात को समझो मैं कहना क्या चाहता हूं।
मैं कहना चाहता हूं कि सुकून का टुकड़ा जो है वो कहां से शुरू होता है बच्चों? वो सुबह की चिलमन माने सुबह के घूंघट से शुरू होता है और वहां तक चलता है जहां तक झिंगुर गाते हैं। भावार्थ यह है कि सुबह से शांति शुरू होती है और झिंगुर कब गाता है? सुबह गाता है, दोपहर को गाता है या रात को गाता है? रात को गाता है। इसका मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग पीस ड्रॉप्स देयर। इसका मतलब बच्चों ये है कि सुबह से लेकर शाम तक वहां शांति बरसती है। इसका मतलब यह है कि सुबह से लेकर के शाम तक वहां पर सुकून बरसता है, वहां शांति बरसती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। ध्यान दो बच्चों, वेयर द क्रिकेट सिंग्स का मतलब होता है जहां तक झिंगुर गाता है, अर्थात शाम तक, अर्थात इवनिंग तक। इस जो क्लोज जो है बच्चों पूरा, उसका मतलब क्या हुआ कि सुबह से लेकर के शाम तक वहां शांति छाई रहती है, वहां शांति छाई रहती है, वहां दिल को सुकून मिलता है, दिल को रिलैक्स मिलता है, दिल को कंफर्ट मिलता है। और बच्चों ये बेचैनी तड़पाए, तो ये बेचैनी बच्चों हमारे दिल को तड़पाती है, ये शहरों में तड़पाती है। इसलिए वो एक कवि है बच्चों जो अभी हाल ही में खत्म हुए, वो कहता नहीं है कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है और गांव में चलो वहां अमरूदों का मौसम है। तो यहाँ अमरूदों से तात्पर्य ये है कि गांव में सुकून है, गांव में शांति है। इसीलिए बच्चों ये कविता में भी तो कहा गया है कि मत जाओ शहरों की ओर, और मैं अब कहता हूं कि लौटो अब गांव की ओर, वापस गांव की तरफ लौटो। शहरों में तो बच्चों क्या कोरोना है, और शहर से जब बाहर जाते हैं तो कोरोना है ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर है भी तो बहुत कम है, न के बराबर है, और अगर है भी तो इधर से ही जाता है ना। तो गांव में रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, बहुत अच्छी जगह रहते हैं आप, है ना। तो देयर मिडनाइट्स ओला ग्लीमर। अब आगे बताया गया है कि वहां पर क्या होता है बच्चों, जब आधी रात आती है तो एक अजब चमक वहां दिखाई देती है, अजब प्रकार का पड़लगा, एक अजब प्रकार का भड़लगा, एक अजब प्रकार की चकाचौंध वहां पर दिखाई देती है। देयर मिडनाइट इज ओला ग्लीमर, अर्थात वहां पर आधी रात के समय एक गजब का उजास दिखाई देता है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर बच्चों वहां बैंगन की जो दोपहर होती है वो जामुन की तरह तपती दिखाई देती है, बैंगन नहीं जामुन, हालांकि दोनों का रंग एक जैसा मिलता जुलता है। तो एंड नून अ पर्पल ग्लो, और बच्चों नून मानी जो दोपहर होती है वो वहां जामुन के समान तपती हुई दिखाई देती है। इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और बच्चों शाम के समय, लिनेट का मतलब जो पक्षी होते हैं, शाम के समय पूरा क्षितिज पक्षियों के पंखों से आवृत हो जाता है। यूं कहो कि शाम के समय जो पूरा क्षितिज है वो पक्षियों की परपर की ध्वनि से क्या होता है बच्चों, मरमर की ध्वनि नहीं, पक्षियों की परपर मानी जो पंखों की ध्वनि है उससे पूरा आकाश क्या होता है, गुंजित होने लगता है। लिनेट यानी बच्चों एक विशेष प्रकार की चिड़िया होती है लिनेट, ठीक है। मैंने कहा इसको हिंदी में अगर बात करें तो शाम के समय डूम चिड़िया होती है। जैसे अपने खेतों में क्या करते हैं, अपनी राश पड़ी रहती है, शेखा रहता है, च्यों 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 लगी रहती है एक चिड़िया, उसे आप डूम चिड़ी कहते हैं। वो लिनेट है बच्चों, रामगंगरा पक्षी है वह। तो इस तरीके के रामगंगरा पक्षी आते हैं शाम को, चूं 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 करते ही रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है, बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। राइज एंड गो नाउ, अब मैं उठकर चलता हूं। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि हमेशा अहरनिशी मानी दिन रात, क्योंकि बच्चों हमेशा रात दिन। आई आर द लेक वाटर लैपिंग, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं रहता तो शहर में हूं लेकिन मेरा दिल जो है इनिस्फ्री में रहता है। इनिस्फ्री तट के ऊपर उठने वाली पानी की तरंगें जो है मेरे दिल के अंदर क्या करती है, हलचल मचाती रहती है। जैसे बच्चों इकबाल ने कहा है कि गुर्बत में हो हम मगर रहता है दिल वतन में, समझो हमें वही दिल है जहां हमारा। आप अमेरिका चल जाओ, कहीं चले जाओ, लेकिन आपका दिल कहां रहेगा, हिंदुस्तान में रहेगा। कभी बच्चों शहर के बीचों बीच रहता है, लेकिन तन से तो ये दूर रहता है, लेकिन ये मन से कहां रहता है, ये इनिस्फ्री के अंदर रहता है। इसीलिए बच्चों वो एक कविता है हिंदी की जिसमें ये कहा गया है कि तनते अनते बसे तो कहा, मनते अनते बसो तो जानो। यानी अगर आप शरीर से जुदा भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, अगर आप मन से जुदा हो जाओ तो मैं आपको जानूं। तो यहां पर बच्चों बात यह है कि ये कहता है कि फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि हमेशा दिन रात। आई हियर द लेक वाटर, क्योंकि हमेशा दिन रात में सुनता हूं झील के पानी की लैपिंग मानी कलकल की ध्वनि। विद लो साउंड्स का मतलब होता है बच्चों मंद ध्वनि में, बाय द शोर माने किनारे से, यानी जो बच्चों समंदर की लहरें हैं वो किनारे से आकर के टकराती है, और वो जो कलकल की ध्वनि है उस कलकल की ध्वनि का एहसास मेरे दिल में सदैव होता है। चाहे मैं शहर में रहूं, चाहे मैं किसी बड़ी बहुमंजिला इमारत में रहूं, या मैं सड़क के ऊपर चलता रहूं, हर पल मैं
उसी ध्यान में डूबा हुआ रहता हूं। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जबकि मैं रोडवे अर्थात जब मैं पक्की सड़क के ऊपर खड़ा रहता हूं, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या जो बच्चों जो पेवमेंट्स ग्रे का मतलब बच्चों ये है कि जो ग्रे रंग के जो पेवमेंट, यानी समझ गए आप, ये जो पक्के पथ होते हैं सुरमई रंग के, जो पक्के सुरमई रंग के पथ होते हैं, उन पक्के सुरमई रंग के पथों के ऊपर मैं खड़ा रहूं, या फिर जो है मैं किसी पक्की सड़क के ऊपर खड़ा रहूं, तो बच्चों हमेशा क्या होता है, हियर इट, मैं उसे सुनता हूं। किसे सुनता हूं? मैनिस्प्री झील के अंदर जो लहरें उठती है, उन लहरों की कलकल की ध्वनि को सुनता हूं। डीप हार्ट कोर, अर्थात इन द डीप कोर ऑफ माई हार्ट, अर्थात मेरा जो दिल है बच्चों, उसका जो अंतस, ध्यान दो, दिल के अपने हृदय के अंतस में मैं उस कलकल की ध्वनि को हमेशा सुनता हूं। अब प्रश्न ये है बच्चों, ये कोर क्या है, ये समझा देता हूं। दिल का कोर किसे कहते हैं? दिल का कोर माने बच्चों आपके कालजे का अंदर का जो पार्ट है उसको कहते हैं। कैसे कहते हैं? पृथ्वी जो है बच्चों इस तरीके से बनती है, भूगोल में पढ़ते हो, इस पहले वाले भाग को आप बोलते हैं क्रस्ट, पटी। ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको कहते हैं मेंटल, क्या बोलते हैं बच्चों? और ये जो बिल्कुल अंदर है ना कालजा, इसको आप कहते हैं कोर। तो इन द वेरी कोर ऑफ माई हार्ट, अर्थात अपने दिल के अंतरतम में, अर्थात अपने दिल के अंतस में मैं हमेशा सुनता रहता हूं, मैं हमेशा एहसास करता रहता हूं। किसका बताओ, किसका एहसास करता रहता हूं? मैं हमेशा सुनता रहता हूं, हमेशा एहसास करता रहता हूं, यानी इनिस्प्री नाम का जो झील का टापू है, उस टापू पर उठने वाली जो जल की उर्मियां या जो जल की तरंगे हैं, उन तरंगों को मैं अपने हृदय के अंदर सदैव स्पंदित होते हुए महसूस करता हूं। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।